स्कैंडिनेविया की ज़मीन पर खाने और जगह की कमी होने लगी थी। बहुत सारे नए लोग जो स्कैंडिनेविया में बस गए थे जगह और ज़मीन को लेकर लड़ते रहते थे। एक कबीला दूसरे पर हमला करता और ऐसे ही स्कैंडिनेविया के लोगों को वाइकिंग्स कहा जाने लगा। वाइकिंग्स का मतलब भी हमला करने वाला होता है। जहां कुछ जगहों पर लड़ाई चल रही थी वहीं समंदर के किनारे कुछ और ही हो रहा था। वो लोग जो कोस्टल एरियाज की तरफ रहते थे ये जान चुके थे कि ज़मीन और भूख की इस मार से बचने के लिए उन्हें समंदर पार करना ही होगा। उन्हें नाव और जहाज के सहारे नॉर्थ अटलांटिक के तवील समंदर को पार करके अपने लिए नई ज़मीनें तलाश करनी होंगी। 793 का दौर चल रहा था और इस दौर के आते आते वाइकिंग्स लोहे से हथियार बनाने में माहिर हो चुके थे। उनके पास तेज तलवारें और कुल्हाड़े होते जो दुश्मन को एक ही बार में ख़त्म कर देते थे। उन्होंने इसी लोहे का इस्तेमाल करके लंबी और पतली नाव बनाना शुरू की। ये नाव 45 से 75 फीट लंबी होती थी और इन नाव और जहाज़ों की खासियत ये होती थी कि इनके पतले और लंबे होने की वजह से ये हवा को आसानी से काट कर आगे बढ़ जाती थी। और हैरानी की बात तो ये है कि इनमें सामान और यहाँ तक कि इंसान की लाश रखने तक की जगह भी होती थी। इन नाव के तैयार होते ही वाइकिंग्स ने अपने सफ़र पर निकलने का सोचा। नॉर्थ अटलांटिक ओशियन पर निकले इन वाइकिंग्स का सबसे पहला निशाना इंग्लैंड का एक आइलैंड लिंडसफर्न बना जो नॉर्थम्ब्रिया नाम की जगह पर वाक़ था। लिंडसफर्न पूरे इंग्लैंड की सबसे मुक़द्दस ज़मीन थी और इस ज़मीन का सबसे बड़ा और मुक़द्दस चर्च एसटी कथबर्ट था। ये चर्च सेंट एडन ने 634 एडी में नॉर्थम्ब्रिया के राजा किंग ऑसवर्ल्ड के हुक्म पर बनवाया था। धीरे धीरे करके ये चर्च नॉर्थ इंग्लैंड का सबसे बड़ा और मशहूर चर्च बन गया। एक मशहूर मैन्यूस्क्रिप्ट द लिंडसफर्न गॉस्पेल के नाम से इसी चर्च में लिखी गई और इसी जगह सेंट कथबर्ट जो एक बड़े पादरी माने जाते थे दफन थे। लेकिन 793 एडी की शुरुआती महीनों से लिंडसफर्न में कुछ अजीब चीज़ें हो रही थी। फादर्स की माने तो ऐसा लग रहा था जैसे खुदा उन्हें एक बड़ी सज़ा देने जा रहा हो। 8 जून 793 एडी लिंडसफर्न के इतिहास का सबसे दर्दनाक दिन था। वाइकिंग्स को एक ऐसी ज़मीन मिल गई थी जहां बहुत ही लहलहाते हुए खेत, बहुत सारा सोना चांदी और एक बहुत बड़ी ज़मीन उन्हें दिख रही थी। वो अपनी लंबी नाव के साथ लिंडसफर्न के एसटी कथबर्ट चर्च में कदम रख चुके थे। वाइकिंग्स की वो लूट मार आज तक एंग्लो सैक्सन एम्पायर यानी इंग्लैंड में याद रखी जाती है। जो लोग भी उस रेड से बच गए थे वो लिखते हैं कि एसटी कथबर्ट और इसके पास के सारे चर्च खून और लाशों से भर दिए गए थे। वाइकिंग्स उन्हें ऐसे ख़त्म कर रहे थे मानो वो उनके लिए एक खेल हो। 793 एडी जहां इंग्लैंड के लिए एक भयानक सपना बनकर सामने आया था, वहीं दूसरी तरफ वाइकिंग्स के लिए एक सुनहरा मौका था। उन्हें समझ आ गया था कि समंदर उनकी ताकत है, लेकिन आज भी एंग्लो सैक्सन एम्पायर के लिए ये समझना मुश्किल था कि आखिर इतनी मुक़द्दस ज़मीन पर ही क्यों ऐसा दर्दनाक हमला हुआ। इस तबाही की खबर जब फ्रांस में बसे एक नॉर्थम्ब्रियन स्कॉलर एल्स्विन के पास पहुंची तो वो सोचने पर मजबूर हो गए कि इसके पीछे क्या राज हो सकता है। उन्होंने लिंडसफर्न के एक स्कॉलर हिगबैल्ड को एक ख़त लिखा और उनसे कहा कि इस बात की तह तक पहुँचो कि आखिर लिंडसफर्न की मुक़द्दस ज़मीन पर ऐसा क्यों हुआ। आखिर ऐसा कौन हो सकता है जिसके गुनाहों की सज़ा पूरे लिंडसफर्न को मिली।
उसके बाद क्या सामने आया इसका तो अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन एंग्लो सैक्सन कहानियों में ये पता चला है कि 23 सितंबर 788 एडी को एक आदमी जिसका नाम सीरगा था, उसने अपने साथियों के साथ मिलकर नॉर्थम्ब्रिया के राजा एल्फवेल्ड को मार दिया था। एक और कहानी के मुताबिक फरवरी 793 एडी को सीरगा ने खुदकुशी कर ली थी और उसकी लाश को लिंडसफर्न में लाकर दफना दिया गया था। इन दोनों ही कहानियों से ये साफ जाहिर था कि लिंडसफर्न जैसी मुकद्दस ज़मीन पर गुनाह होने की वजह से खुदा ने उन पर ये अजाब भेजा था। एल्सुइन की माने तो जब भी क्रिश्चियन मज़हब में खुदा को अपने लोगों पर कोई अजाब भेजना होता है तो वो अजाब वो बुत परस्तों के ज़रिए ही भेजते हैं। खैर, ये सब तो एंग्लो सैक्सन माइथोलॉजी का हिस्सा है और इनमें कितना सच है ये किसी को नहीं पता, लेकिन लिंडसफर्न पर हमला एक तारीखी फतह थी और इससे वाइकिंग्स को एक नई और ताकतवर ज़मीन मिल गई थी। वो दिन था कि पूरे स्कैंडिनेविया और यूरोप में ये बात आग की तरह फैल गई और वाइकिंग समझ गए कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा नाव और जहाज़ बनाने की ज़रूरत थी ताकि वो समंदर में छुपी बाकी जगहों को भी ढूंढ सकें।